दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ। जो उत्तर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने पर लगी हुई है, या जो हम प्राइमरी शिक्षा की बात करें उसको लगातार वो विलय कर रही है जहां 50 बच्चों से कम है। तो ये एक संकट है, जो ग्रामीण और दूर दराज के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। यही सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में शामिल है प्रोफेसर स्नेहवीर पुंडीर सर। प्रोफेसर स्नेहवीर पुंडीर जी डीजे कॉलेज बड़ौत में आचार्य के पद पर कार्यरत है। विश्वविद्यालय की राजनीति से वो जुड़े रहे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और लगातार समसामयिक मुद्दों पर, राजनीति पर, शिक्षा पर वो अनेक लेख पत्र पत्रिकाओं में उनके प्रकाशित होते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने समय दिया और आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। थैंक यू। तो आप लगातार सर शिक्षा से जुड़े रहे, वर्तमान में भी आप एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे, छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय रहे जब आपने शिक्षा ग्रहण की। तो वर्तमान जो समय है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो हम शुरू करते हैं प्राइमरी एजुकेशन से। जो प्राइमरी शिक्षा है, अभी आदेश आया है सरकार का और लगभग वो क्रियान्वित भी हो गया है कि जहां 50 से कम बच्चे हैं प्राइमरी पाठशालाओं में, उनको नजदीकी जो अन्य पाठशालाएं हैं प्राइमरी की, वहां उनको मर्ज कर दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा से पहले से ही वंचित थे, वो कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे जब उनके संसाधन नहीं है गांव क्षेत्र में? तो ये सरकार का जो निर्णय है इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, बहुत धन्यवाद। आपके इस एक शानदार प्रयास में आपने मुझे शामिल किया। बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, और लेकिन ये यहाँ तक हम एक साथ नहीं पहुँच गए। जब हम कह रहे हैं कि साहब बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके पास संख्या पूरी नहीं है, इसलिए इनको मर्ज कर दिया जाए। तो तमाम लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि साहब जो सरकारी शिक्षक है, प्राइमरी का शिक्षक पढ़ाता नहीं है। एक तो मेरा उन सब लोगों को जवाब ये है कि जो फिलहाल 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो आईएएस हैं या वो बड़े नेता हैं या वो बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं। मेरा दावा है अगर उनसे पूछा जाए कि आप कॉन्वेंट की एजुकेशन दिए हुए हैं या गाँव के प्राइमरी स्कूल की, तो उनमें से 90% उन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और आज वही लोग सदन में बैठ के ये अगर बात करते हैं या समाज में ये चर्चा बन गई है कि साहब वो टीचर पढ़ाते नहीं है, तो फिर ये लोग किस तरीके से इतने बड़े हुए हैं? मेरा तो ये भी दावा है कि अगर हम देखें, अगर कलाम साहब की जीवनी पढ़ी जाए, ये जितने तमाम लोग हुए उनकी जीवनी पढ़ी जाए, तो इनमें से अधिकांश लोग प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए होंगे, तमाम प्रोफेसर वहीं से पढ़े हुए होंगे, तमाम साइंटिस्ट पढ़े होंगे। एजुकेशन नहीं थी वहां, तो ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? यानी कि मसला कुछ और है। और मसला ये है कि एक चीज होती है जो सबके सामने दिखाई जाती है और एक चीज होती है मंशा क्या है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था चली हुई थी और कुछ स्तरों पर चली हुई है, मंशा इसको पूरी तरह से समेट लेने की है। आप देखिए कि कुछ समय पहले तक, आजादी के बाद, बड़े स्तर पर प्राथमिक स्कूल खुले। इवन जो जिला पंचायत अब होता है उसको आजादी के बाद जिला बोर्ड बोला जाता था जी। तो ये प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल जिला बोर्ड की जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि ये रूट तक था, गांव तक था, तो ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट ये कर सकता था। तो तमाम सारे प्राथमिक स्कूल ऐसे खुले जिसमें ये कहा गया कि साहब एक कमरा किसी के घर में दे दीजिए, किसी की बैठक पे दे दीजिए, नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे है। टीचर अपॉइंट हुए और वहीं पढ़ाना शुरू किया। ये देश वहां से शुरू हुआ और वहां से शुरू होने के बाद आज जहां हम खड़े हैं, आज हम उसी एजुकेशन व्यवस्था के दम पर ये कह रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट का प्रभाव हुआ है तो 30 साल ज्यादा हुए हैं जी। तो उसी से जो चला हुआ है देश, उसमें हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारे लोग काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर, साइंटिस्ट, तमाम सारे बेहतरीन लोग दुनिया में हमारे जो है छाए हुए हैं। जी। ये भी एक अलग इशू है कि हम उन्हें कितना सम्मान दे पाए, लेकिन
बहरहाल वो दुनिया में हैं और अपना नाम उनका है। इस देश में एक से एक लोग पैदा हुए, वो सारे इसी सरकारी व्यवस्था के दम पे पैदा हुए कि सरकारों ने सारा व्यवस्था लोगों के लिए की। गरीब गांव का आदमी, किसान, मजदूर, वो बाहर नहीं जा सकता था। उसे कहा गया कि उसके पास तक एजुकेशन लेके जाई जाए। जी। अब कह रहे हैं कि साहब आप जो है मुझे लगता है कि एक न्याय पंचायत स्तर पर कोई जो है एक प्रयोग किया जा रहा है, कोई मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, उनमें लोग जाएंगे। सवाल ये है कि जो एक मजदूर रोजाना 200-300 रुपए कमा रहा है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक, उसका 3 साल का बच्चा कैसे पहुंच जाएगा, 5 साल का बच्चा कैसे जाएगा? अगर बहुत सारे लोगों का तर्क ये है कि साहब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी जा रहे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो उन दोनों की आर्थिक स्थिति को आपको देखना। इसी के साथ आप ये मानिए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तब पढ़ाई किसी अभिभावक के लिए कोई इशू था ही नहीं। किसी को ऐसा लगता ही नहीं था कि बच्चों की पढ़ाई करानी है तो इनके लिए कमाई का एक हिस्सा रखा जाए। सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार अपने पास से कुछ लेके नहीं आती है। ये भ्रम तमाम सारे लोगों को होता है कि भाई पैसा सरकार दे रही है। सरकार तो कुछ नहीं दे रही है, समाज दे रहा है। एक एक चीज के ऊपर आम आदमी टैक्स देता है। आप कोई माचिस खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, जीन्स खरीदते हैं, कपड़ा, हर चीज के ऊपर टैक्स है। वही टैक्स पहुंचकर वापस आम आदमी के पास तक पहुंचता है। लेकिन एक दो अरब से लगभग 20 साल पहले ये आया कि जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे उनको लगा कि एक दो फील्ड ऐसे बचे हुए हैं जिनमें अगर घुसा जाए तो असली पैसा वहां है, और वो फील्ड थे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये लोग उसमें घुसे। तो फिर आप मानिए कि अगर आप राजनीति की सामान्य जानकारी भी रखते हैं तो हर आदमी ये जानता है कि जितने सारे नियम कानून नीतियां पास होती हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित पूंजीपति करता है। तो जितनी पॉलिसी है वो पूंजीपतियों के हित को सोचकर इस तरीके से बनाई जाती है, उसको रूप दिया जाता है कि ये आम आदमी के फेवर की चीजें हैं। असल में वो इसलिए है, ये सारा समेटने का जो आपने बात कही है कि साहब ये जो प्राइमरी एजुकेशन में सरकारी जो है उसे समेट रहे हैं अपनी हिस्सेदारी को, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए और खुला छोड़ना है। उसके लिए इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा ये भी है कि लगातार अलग अलग संगठन या अलग अलग माध्यम से ये भी चर्चा आती है कि लगभग 50 से 40 कह लो या 60 तक कह लो, यानी कि लगभग आधे पद जो है सरकारी विद्यालयों में वो खाली है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। लगातार वो भी एक दबाव था सरकार पे, तो ये उसका भी एक विकल्प हो सकता है जैसा सरकार ने सोचा। दूसरा ये भी है कि ग्रामीण शिक्षा पर खास तौर से इस जो इसको मर्ज कर रहे हैं, ग्रामीण शिक्षा पर इसका ग्रामीण बच्चों पर खास तौर से क्या प्रभाव आप देखेंगे? देखिए, इसका बहुत बुरा असर आने वाला है। और मैं केवल इसी का नहीं, इससे पहले भी ये सब जो चल रहा है, जितना प्राइवेट एजुकेशन चल रहा है, जब हम लोग सुमित जी पढ़ रहे थे उस दौर में एक नारा दिया गया कि साहब जब एजुकेशन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोली जाएगी उसके बाद इस देश में दुनिया के स्तर के संस्थान होंगे। जी, ऑक्सफोर्ड और बाकी सारे दुनिया के स्तर के लंबे समय तक चलती थी विश्वविद्यालय में रहते हुए। अब आप देखिए, हम सारे लोग इस उम्र में हैं, आप इस उम्र में हैं जी। अब आप देखिए कि वो सारे ऑक्सफोर्ड स्तर के संस्थान है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब संस्थान बुरे हैं, इन प्राइवेट संस्थानों में तमाम सारे अच्छे संस्थान भी हैं, लेकिन उनकी गिनती जो है वो बमुश्किल 10% पर आके खत्म हो जाएगी। जी। बाकी आप देखिए कि पूरी सोसाइटी में कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के नाम पर केवल दुकान जैसी व्यवस्था है। अभी जहां हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, इसी के पास एक जगह पकड़ी गई जो जिसमें जो है डिग्रियां थोक के भाव मिली, मार्कशीट थोक के भाव मिली, वो बढ़ रही थी। हम और आप और पूरा समाज जानता है कि अगर किसी को किसी चीज की कोई डिग्री चाहिए वो फिलहाल मौजूद है। आप चाहें तो बैकडेट की भी ले सकते हैं, समाज में ये सुविधाएं भी मौजूद हो गई है केवल इस निजी शिक्षा के दम पर। तो ये नुकसान तो वहां से होना शुरू हुआ है। देखिए, पढ़ाई ही केवल एकमात्र रास्ता था जो किसान, मजदूर, गरीब, गांव देहात के बच्चों को यहाँ तक पहुंचाता था। मैं और आप एक विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, एक सरकारी संस्थान। सोचकर देखिए कि अगर ये सरकारी संस्थान नहीं होता तो क्या हम और आप इस भी हैसियत में होते कि आप यहाँ होते कि एक इंटरव्यू सम्मानित तरीके से कर रहे होते, और मैं इस हैसियत में होता कि एक इंटरव्यू दे रहा होता? शायद संभव ही नहीं, शायद संभव नहीं था।
तो एक सरकारी संस्थान था जिसके दम पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों मजदूरों के बच्चे जी आज कोई प्रोफेसर है, कोई पत्रकार है, कोई नेता है, अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे हैं। जी आप मानिए जो ये पॉलिसी है, इससे ये सारी चीजें टूटेंगी। उन सारे लोगों के पास डिग्रियां तो होंगी, लेकिन उनके अंदर कोई खास दम नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन किस टाइप की है, जब केवल ये किया गया है कि डिग्री आपके पास आ जाएगी, नॉलेज कहाँ से आएगी? और सरकार यही चाहती है। जो बात आपने कही कि साहब इसके बहुत सारे पद खाली थे, उनको भरने का सरकार के ऊपर दबाव था। लगातार बेरोजगार जो बच्चे हैं उनका दबाव रहता है। तो आप ये रास्ता ही बंद कर दीजिए, सरकार के पास सबसे अच्छा तरीका ये था, ये रास्ता ही बंद कर दीजिए। जी जी जब ये स्कूल बंद होंगे तो पद खत्म होंगे, पद खत्म होंगे तो ये दबाव खत्म होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये जो जॉब का जो सेक्टर है वो किसी को वेतन देना नहीं चाहती है। और मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पे मैंने एक दो बार लिखा भी है, बहुत सफाई के साथ समाज को समाज के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ये माना जाने लगा कि जो व्यक्ति शिक्षक है वो समाज का विरोधी है। एक व्यक्ति जो शिक्षक है उसको एक सम्मानजनक तरीके का वेतन मिलता है, सम्मानजनक तरीके से जीने का साधन उसको मिलता है। लेकिन इसी के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन में करप्शन के बहुत सारे साधन मौजूद नहीं है। उसके पास उसका वेतन है, उस पर सवाल उठवाया गया। और जो बाकी जगहें हैं, जो प्रशासनिक तंत्र है, अगर आप आय के बराबर व्यक्ति के संसाधनों की तुलना करेंगे तो चाहे वो प्राइमरी का शिक्षक है, चाहे वो जूनियर का शिक्षक है, चाहे वो डिग्री का शिक्षक है, उनकी इनकम, उनके संसाधन आके और किसी सामान्य प्रशासन की नौकरी में एक बिल्कुल सामान्य सा जो कर्मचारी काम कर रहा होगा, मैं कहता हूं क्लरिकल स्टाफ की नापिए। और बहुत साफ साफ बात की जाए तो हम और आप जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होंगे जिनके बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी उनके पास संपत्तियां हैं, महाविद्यालय भी हैं, बहुत सारे। तो ये सारे इनके ऊपर कोई निगाह नहीं गई है। क्योंकि टारगेट एजुकेशन है, एजुकेशन को प्राइवेट में लेके जाना है, इसीलिए समाज के लोगों को ही उनके खिलाफ कर दिया गया। ये आपने जो बात हुई उसी से जुड़ी हुई एक ये बात हुई कि एक दौर ये था कि छात्र राजनीति सक्रिय थी, वो तमाम मुद्दे उठाते थे। अब लगभग छात्र राजनीति समाप्त है और मुख्य धारा की राजनीति अपने अपने मठ है उनके, उसमें वो उलझी हुई है। तो क्या लगातार जो छात्र राजनीति समाप्त हुई है, एक और तो राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हुई है, दूसरे और निजी विश्वविद्यालय, वहां तो छात्र राजनीति जैसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या इसमें एक कारण छात्र राजनीति समाप्त होना भी है जो इन मुद्दों को उठाती थी? बिल्कुल सुमित जी, दोनों बात बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम लोग छात्र राजनीति में सक्रिय रहते थे और उसके बाद जो नए नए नियम और कानून और सारी बाधाएं छात्र राजनीति के सम्मुख खड़ी की जा रही थी, उस दौर में इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। देखिए, अगर छात्र राजनीति को ये माना जाए कि साहब छात्र राजनीति देश के विकास में और किसी कानून व्यवस्था में बाधक रही है, तो इस देश के तमाम बड़े नेता जो हैं छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त लगा के मुलायम सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, तमाम सारे लोग बड़े बड़े। हम ये भी कहते हैं कि एक दौर में जब लोकतंत्र पे एक संकट जैसा आया जी, आपातकाल के दौर में जी, तो जो जयप्रकाश नारायण के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली जो क्लास थी वो छात्रों की थी जी, यही छात्र निकल के आए। और आप मानिए कि इन्होंने ये इस देश के सामने एक मानक स्थापित किया कि इस देश से डेमोक्रेसी को इतनी जल्दी सा खत्म नहीं किया जा पाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो जो भी होगा। तो इनका ये महत्व था। अब आप देखिए, जब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिंदा थी तब तक बहुत आसानी से इस पूरे सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स को सौंपा ही नहीं जा सकता था। केवल छात्र राजनीति ही इनके सामने एक बड़ा संकट था और वो बड़ा एक अवरोध था कि वो रोक देगी। उस अवरोध को इन्होंने लगभग समाप्त किया। उस अवरोध को कभी नाम दिया गया कि छात्र राजनीति से गुंडे पैदा हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप ब्लैक बोर्ड जाके देखिए, कितने सारे लोग छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी पदों पर रहे होंगे। उन सारे लोगों को फिलहाल देखिए, वो प्रोफेसर हैं, नेता हैं, कामकाजी हैं, या फिर वो क्रिमिनल्स हैं और कहीं मर्डर कर रहे हैं। उससे तय होगा कि ये आरोप
झूठा था कि सच्चा था, वो सारे लोग इस समाज की मुख्य धारा के लोग हैं। बिल्कुल। सारे लोग, कोई प्रोफेसर है, कोई नेता है, कोई कामकाजी है, वो सारे अच्छे लोग हैं। लेकिन उसे भी इसी तरीके से बदनाम किया गया जिस पर हम बात कर रहे थे, कहा गया कि टीचर पढ़ाते नहीं है। जी। इसी तरीके से पहले उसे समाज में बदनाम किया गया, फिर उस पर लिंग 2 समिति और बाकी समितियां थोपी गई, फिर उसको तबाह करके खत्म किया गया ताकि बहुत आसानी से इसको जो है पूंजीपतियों को सौंप दिया जाए। और अब हम देख रहे हैं कि लगभग पूरी तरह से समाप्त है। और लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें सर, जो नेतृत्व की अगर हम बात करें तो नेतृत्व करना अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया मैं मानता हूं, और ये सभी जगह इसकी आवश्यकता होती है। ये कल जो छात्र पढ़ रहे हैं, कल देश का भविष्य होंगे, नेता बनेंगे, कोई संस्थान में जाएंगे तो वहां भी नेतृत्व की जरूरत होगी। तो ये न केवल छात्र राजनीति खत्म कर रहे हैं बल्कि देश का नेतृत्व भी धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। एक तो ये भी संकट है। आप देखिए कि जो नेताओं में धार होती थी वो धार अब आपको दिखाई नहीं देगी। जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पृष्ठभूमि के लोग होंगे उनके काम करने का तरीका जी, और जो लोग वंशवाद पे या पैसे के दम पर राजनीति में आएंगे उनके काम करने का तरीका दोनों अलग होंगे। आम आदमी से, एक छात्र राजनीति से जुड़े हुए आदमी का जितना जुड़ाव होगा, वंशवाद के आधार पर बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों का इतना जुड़ाव नहीं होगा। जी जी। तो वो धार राजनीति से इसीलिए लगातार समाप्त होती जा रही है। जब हम छात्र राजनीति की, जैसा आपने बात की कि उसको खत्म किया गया, तो उसके कुछ पहलू जो नकारात्मक है वो ये होते हैं, जब छात्र राजनीति धीरे धीरे जो जातिवादी टकराव की ओर बढ़ जाती है तो उसका समाधान फिर किस रूप में देखते हैं, जिसको लेकर के अभी आपने चर्चा की कि बदनाम किया गया, तो उसका ये भी एक पहलू है कि जातिगत हो रहे हैं, ये धर्मगत, वो बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो ये जब टकराव होने लगते हैं तो फिर छात्र राजनीति को कैसे जो है ये माना जाए कि ये सही दिशा में जाएगी? देखिए सुमित जी, भारत जो है वो बहुत सारी विभिन्नताओं का देश है और जाति इसकी एक सच्चाई है जी। छात्र राजनीति के ये अंतर विरोध रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी तमाम सारे बेहतरीन इश्यूज के ऊपर छात्र राजनीति बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। जी। हम और आप जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसमें तमाम सारे इतने शानदार छात्र नेता अपने दौर में दिए थे कि उस दौर की जो समसामयिक लड़ाइयां थी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उन लड़ाइयों को लड़ा। रही जो ये जातिवादी और जो संघर्ष, लड़ाई झगड़े का जो मसला इसके ऊपर थोपा जाता है, ये पूरे के पूरे जो मसले हैं ये मुख्य राजनीति के ऊपर छात्र राजनीति से ज्यादा लागू होते हैं। मुख्य राजनीति में टिकट जाति के आधार पर दिया जाता है जी। इसके अलावा ये सोच के दिया जाता है कि आदमी करोड़पति है कि नहीं है। अब अगर आप एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्टडी लगातार आप स्टडी कीजिए, उसे पढ़िए, तो वो लगातार अगर 2009 से आज तक के आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो करोड़पति सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और मंत्रिमंडल में करोड़पति और अरबपति लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो आरोप छात्र राजनीति के ऊपर लगते थे, ये सेम आरोप तो मुख्य राजनीति के ऊपर उससे ज्यादा है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम इस देश से लोकतंत्र समाप्त करें जी। इसका केवल मतलब ये है कि उसमें बेहतर और कुछ कम बेहतर लोग आते रहते हैं और समाज के संघर्ष का अपना एक स्वरूप है, उसी से लोग निकलते भी हैं संघर्ष। इसी राजनीति में तमाम सारे शानदार नेता हुए हैं, इसी राजनीति ने लोहिया भी दिए हैं, इसी राजनीति ने जयप्रकाश नारायण दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी दिए हैं। तो इसी राजनीति से बहुत सारे बेहतरीन चेहरे भी हम लोगों के पास हैं। तो इसलिए ये कह देना कि साहब वो जाति के आधार पर लड़ाई झगड़े दंगे होते थे इसलिए खत्म की गई, वो केवल एक बहाना मात्र है। जी जी। आप लंबे समय तक सर छात्र राजनीति से जुड़े रहे और सक्रिय रूप से आप रहे, उसमें आपने लगातार आपकी प्रतिभागिता रहती थी और एक स्थिति तो ये थी कि तब तक आपकी प्रतिभागिता ना हो तब तक विश्वविद्यालय की राजनीति उस तरह से पूर्ण नहीं मानी जाती। तो क्या आज आपको ये लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आज आवश्यकता है? बिल्कुल। आप ये मानिए कि एक बड़ा संकट ये हुआ कि ये जो किसी भी तरीके से पैसा कमाकर पैसा जो है पैसे वाले हुए लोग हैं, जिनके ऊपर जो है धन की समझिए बरसात हुई, ये बहुत बड़े बड़े पैसे प्लेयर खड़े हुए, ये सारे कहाँ गए? ये सब के सब पॉलिटिक्स में घुसे। ये जो हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप जाइए एक लंबा शानदार कैरियर लेकर कहिए कि मैंने बहुत ईमानदारी से और जनता के मुद्दों के ऊपर संघर्ष किया है,
अब मैं आया हूं आपके सामने, मैं चाहता हूं कि इन्हीं जनता के मुद्दों को लेकर मैं सदन पहुंचूं, जी आपको वहीं काटा जाएगा। आपके पास तो 10 करोड़ रुपए ही नहीं है, इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? यानी कि जो योग्यता है वो योग्यता बनाई गई पैसा। ये सारे लोग सदन में पहुंचे, जिस जिस प्राइवेट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसके ज्यादातर प्लेयर्स आपको सदन में बैठे दिखाई देंगे, और देश की नीति बनाने का काम वही सदन करता है, देश को दिशा देने का काम वही सदन करता है। वहां बैठे हैं प्राइवेट एजुकेशन के खिलाड़ी, तो वो कैसे ये सिद्ध हो जाने देंगे कि इस देश के हित में सरकारी शिक्षा है? ये जो दुकानें खुली हैं ये इस देश के हित में नहीं है। नीतियां ये कहेंगी कि जो सरकारी शिक्षा है यही देश का नाश कर रही है, ये जो प्राइवेट एजुकेशन है ये देश को ऊपर लेके जाएगी। तो बिल्कुल बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की राजनीति की जरूरत है, और ये एक इतना बड़ा अंतर्द्वंद समाज के सामने आके खड़ा हुआ है, और इसमें समाज की एक बड़ी भूमिका है। समाज जब वोट डालने के लिए पहुंचता है तो उसका मानक क्या है? अगर उसका मानक कास्ट है तब उसको बाद में उस आदमी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो वोटिंग बिहेवियर उसका अगर देखा जाएगा तो उसके वोटिंग बिहेवियर में ईमानदारी एक वेरिएबल था ही नहीं। उसने मानक माना ही नहीं कि कोई आदमी ईमानदार है कि नहीं है, कोई आदमी समाज के लिए काम करने वाला है कि नहीं है, उसने मानक माना ही नहीं। उसने माना कि मेरी कास्ट का है कि नहीं, मेरे रिलीजन का है कि नहीं, और अगर उसके बाद वो गुंडा बदमाश चोर दलाल कुछ भी है, बस मैं इसको वोट दूंगा। तो फिर 5 साल तक जो उनके साथ होता है उसके लिए जो है फिर परेशान नहीं होना चाहिए। वो मुझे ये तो याद नहीं है कि सब किसकी लाइनें हैं, लेकिन वो शानदार लाइन है कि तुम्ही ने रहजनों को नए चेहरे बख्शे। अब लुटते हो तो लुटो, शोर मचाते क्यों हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आप जाति की तरफ बहे, आपने उसकी ईमानदारी, उसका लगन, उसकी मेहनत देखी नहीं है, और यही पार्टियां भी करती हैं। और शिक्षा में भी उन्होंने धीरे धीरे इन सब चीजों को घुसा लिया है। तो ये दुर्भाग्य तो है ही है। जब हम लगातार शिक्षा के निजीकरण की ओर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये है कि आपको उसमें क्या बुराइयां दिखाई देती हैं, क्या कमियां अब क्या दिखाई देती है, भविष्य में आपको क्या लगता है कि कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा? एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि लगातार जो सरकारी जो संस्थान है उनमें छात्रों की संख्या घट रही है, और जो प्राइवेट संस्थान है उनमें बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को ये इशारा करता है कि प्राइवेट में जो शिक्षा अच्छी है और सरकारी में नहीं है। न केवल सरकार को बल्कि समाज में भी इस तरह का ये मैसेज जा रहा। तो इस पर आपकी का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, 2 सवाल हुए सुमित जी। एक तो ये कि जो ये शिक्षा चल रही है इसमें समस्या क्या है प्राइवेट, और जिसको बढ़ाई जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी प्राइवेट एजुकेशन जो है समाप्त कर दी जाए, या जो है इसका कुछ फायदा नहीं है। इसका एक फायदा ये हुआ कि तमाम सारे लोगों तक एजुकेशन पहुंची। वहां भी शिक्षण संस्थान स्थापित हुए जहां सरकार स्थापित नहीं कर सकती थी, संसाधनों की सीमितता, बाकी सारी मजबूरियां वहां तक पहुंची। और मैं इसके अलावा एक बात ये भी कहता हूं कि जाति पे हम बात कर रहे थे जी, तो जाति का एक सकारात्मक पक्ष अगर मैं देखता हूं तो आजादी के बाद मुझे एक पक्ष बहुत मजबूत दिखाई देता है। जातियों के नाम पर जो शिक्षण संस्थान खुले वो समाज ने खोले जी, और वो बड़ी संख्या में खुले, गांव देहात में खुले, और उसमें ऐसा नहीं था कि किसी एक जाति के लोग पढ़ रहे थे। पढ़ सभी सब पढ़ सकते थे, है ना, सबको उन्होंने एजुकेट किया। तो जाति का एक बड़ा रोल ये रहा कि जातियों के स्तर पर गांव देहात में बहुत शिक्षण संस्थान खुले थे। सरकार इतना काम अकेले नहीं कर पाती, समाज की भागीदारी जाति के बेस पे ही भले ही हुई हो, लेकिन वो शानदार, उसके लिए जो है हम लोगों को उन्हें सैल्यूट करना चाहिए जो लोग उस दौर में उस पर काम कर रहे थे। ये जो फिलहाल लगातार बढ़ता हुआ फील्ड है प्राइवेट एजुकेशन का, इसमें 2 समस्याएं आई। एक तो सरकार ने इनके ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया जी। नियंत्रण खोने की वजह से आप देखिए कि हम जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए लोग थे, 50 पैसे 1 रुपए फीस होती थी। अब आप मानिए कि एक बच्चे की किसी सीबीएसई के ठीक पब्लिक स्कूल में जो फीस है वो 5-7 से 8-10 हजार रुपए तक है सामान्य में। यही किसी अच्छे स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वो उसकी बात बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य स्कूलों की जो मानी जाए वो 5 से 7-8-10 हजार रुपए तक की फीस है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हायर एजुकेटेड एक व्यक्ति, हम कहते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में देश में सबसे बड़ी जो डिग्री है वो पीएचडी है जी, लगभग 32-35 साल का व्यक्ति उसे कर पाता है जी।
उसके बाद उसके सामने जो ऑप्शन आता है, सरकारी जो है नौकरियां लगातार सिमट रही हैं, जी, ना के बराबर ना है के बराबर है, जी तो उसको इस प्राइवेट फील्ड में जाना है। उसको जो वेतन का स्ट्रक्चर है वो उस पे अगर हम और आप 1 मिनट के लिए भी बात करें, तो वो बात शानदार होगी। जी उनका वेतन अगर सच्चाई की बात होगी तो वो 10,000 से 20,000 तक है। और तमाम सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो उस वेतन को 12 महीने नहीं देते हैं। जी और वो व्यक्ति 35 साल का है तो उसकी शादी हो चुकी है, जी उसके पास बच्चे हैं, उसके बच्चे उस पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसकी फीस 5 से 7 और 10,000 रुपए महीना है। जी और आप सोच के देखिए, फिलहाल सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लगभग समाप्त है, जी या मानिए उन पे इतना बोझ है कि आप वहां जाने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जी जी अगर प्राइवेट में आपके घर में किसी को फीवर हो गया सामान्य, आप मानिए 20-30 हजार रुपए का सामान्य खर्च होगा। सामान्य करके तो सोचिए, जो व्यक्ति 35 साल तक पढ़ा है, हॉस्टलों में रहा है, घर छोड़ा है, आधा भूखा रहा है, उसके बाद वो पढ़ के जो है पीएचडी करने के बाद तैयार हुआ है, उसको आप 10-12 हजार रुपये वेतन दे रहे हैं, और वो भी 12 महीने का नहीं दे रहे हैं। उसके 2 बच्चे हैं जो पब्लिक स्कूल में जाते हैं जिनकी 5-5 हजार रुपये फीस है। वो कैसे अपना काम चलाएगा? उसके घर में खाना कैसे बनता होगा? बच्चे बीमार हो जाएं तो दवा कैसे दिलवाई जाएगी? इसका सबसे बड़ा द्वंद ये है कि सरकार ने इसके ऊपर से नियंत्रण खत्म कर दिया है। जी प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ दुनिया के सब देशों में है, लेकिन उनके ऊपर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने आरोपित की है। जी आप अगर ये सब काम कर रहे हैं तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, जी उसकी फैमिली की हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, उसकी एजुकेशन आपकी जिम्मेदारी है। जी अभी मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि इंटर तक या ग्रेजुएशन तक बोले अमेरिका में सबकी एजुकेशन फ्री है। जी तो हमने मॉडल तो वो अपना लिया प्राइवेटाइजेशन का, हाँ लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट मॉडल की थी वो अपनाई नहीं है। जी 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 अपनाई इसलिए नहीं है कि जो लोग इसमें जो मालिक है इन जो संस्थानों के, इन्वॉल्व है पूरी जो तरह से इन्वॉल्व है पूरी तरह से, वही सदन में बैठे हैं अधिकांश, जी तो वो ये नीति लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये द्वंद्व उस व्यक्ति से, मुझे लगता है सुमित जी, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, आप बहुत शानदार लगातार जो है अपने एपिसोड दे रहे हैं शानदार विषयों पे, लेकिन मेरे कहने से आप 10 प्राइवेट एजुकेशन के प्राइवेट शिक्षकों के इंटरव्यू जरूर कीजिए जी बिल्कुल बिल्कुल और उन्हें कहिए कि भूल जाइए आप कैमरे के सामने बैठे हैं, अपनी जिंदगी का जो द्वंद्व है वो बताइए। जो परिवार की आपसे अपेक्षाएं थी जब आप पढ़ रहे थे, अब जो फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है, और जब शाम को लौट के आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ये देश इन सब लोगों का है। जी जी तो व्यवस्था वो अच्छी है जो सब लोग, हम, मैं एक कार्यक्रम में अभी बोल रहा था, उस कार्यक्रम में नारे लगे बीच में भारत माता की जय। हाँ जब मेरा नंबर, विश्वविद्यालय में ही कार्यक्रम था इंजीनियरिंग के बच्चों का, जी तो मेरा नंबर बोलने का आया तो मैंने कहा भाई बहुत शानदार नारे लगे हैं भारत माता की जय, 1-2 मेरे साथ भी लगाओ जी और एक सवाल का जवाब दो। ये जो भारत माता है ये कौन है? ये जो भारत है ये कौन? भारत पहाड़, पत्थर, नदियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और कंपनी ही है, या जो रिक्शा खींचने वाला व्यक्ति है वो भी भारत है? बाहर जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है वो भी भारत है? रोजगार की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ जो आदमी नौजवान है वो भी भारत है क्या? या इस पूरी चक्की में पिसता हुआ जो एक नौजवान है जो 10,000 रुपए वेतन ले रहा है वो भी भारत है क्या? और अगर वो भारत का हिस्सा है और भारत है, तो क्या हम लोगों को उसे अपनी बातचीत में शामिल नहीं करना चाहिए? और अगर उसमें बातचीत में शामिल करना चाहिए, मैं इस निजी शिक्षा से इसीलिए असहमत हूँ। आप मानिए कि नियम बनाया गया कि जितनी इनकम होगी उसका 70-75 से 80% तक वेतन पर खर्च होगा। बताइए, अगर 1% संस्थानों के ऊपर ये नियम लागू किया गया हो, कौन लागू करेगा? वो मनसा ही नहीं ना, वो जो मनसा लागू लागू करने करने वाला व्यवस्था है वो पूरी तरह से पंगु है या उनके अधीन है। आप देखिए, जो व्यक्ति 20 साल से इसमें शिक्षण कर रहा है उसकी अर्थव्यवस्था देखिए कि अब तक उसने कितना इससे बढ़ोतरी की अपनी लाइफ में, और 20 साल से उस संस्थान के मालिक की देखिए, संस्थान का मालिक 500 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। जो आदमी वहां काम कर रहा है, जिसके कंधों के ऊपर वो पूरा सिस्टम टिका हुआ है, जी वो आदमी जहां पहले था उससे डाउन तो आ गया, उससे ऊपर नहीं गया, क्योंकि वेतन बढ़ोतरी अगर उसकी देखेंगे। एक और आप समझिए, सरकारी सेवा में जो आदमी चला गया, सिस्टम मानता है कि उसको महंगाई भत्ता दिया जाए,
और एक समय के बाद उसका जो है वेतन पुनरीक्षित कर दिया जाए, उसका जो है पूरा एक महंगाई के हिसाब से उससे जो है वेतन आयोग लगाया जाए, ये माना जाए कि महंगाई इतनी बढ़ी, इस हिसाब से इसका वेतन बढ़ाया जाए। बिल्कुल ओरिजिनल और ईमानदारी की बात है, बढ़ना चाहिए, सबका बढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति वो प्राइवेट में काम कर रहा है, महंगाई उसके लिए नहीं बढ़ी है, उसको तो कभी बेसिक भी नहीं मिला, उसके लिए तो बढ़ना और वो सब चीजें मतलब उसे इंसान माना गया कि नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है। उसे भी हम इंसान मानते हैं कि नहीं? भूल जाइए मजदूर, भूल जाइए रिक्शा चालक, भूल जाइए सफाई कर्मी, वो जो हायर एजुकेटेड व्यक्ति है, उसे ये देश, ये दुनिया, ये समाज इंसान मानता है कि नहीं? महंगाई भत्ता उसके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? जब सरकार ने प्राइवेट संस्थानों को नियमों के अनुसार खुलवाया है, फीस लागू हुई है, तो वो महंगाई भत्ता उनके ऊपर आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया? भाई ये महंगाई भत्ता इनको भी दिया जाएगा। और इसका बहुत, अगर इच्छा शक्ति है, जो आपने कहा ना राजनीतिक इच्छा शक्ति, बहुत आसान खेल है। जो वेतन उनको दिया जाता है, सरकारी ट्रेजरी में जमा कराइए उनका वेतन, या फिर विश्वविद्यालय संभालता है सारे इन महाविद्यालयों को, जहां से एफिलिएशन मिलती है, वेतन वहां जमा कराइए और वहां से उनका वेतन जाए। देखिए इसी में जमीन आसमान का अंतर आएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सुमित जी जो टेबल के नीचे हैं, उसकी हम बात भी नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। तो वही मैंने इसलिए पूछा कि भाई इच्छा शक्ति की तो वहाँ आवश्यकता है, और हर व्यक्ति सीट पे बैठा हुआ ये सोचता है कि आज मेरा समय पूरा हो जाएगा, दूसरा देखा जाएगा। अच्छा, जो दूसरा सवाल आपका था वो रह गया। जी। जो यहाँ से बच्चों की संख्या घट रही है और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है उसमें बढ़ रही है। प्राइवेट विश्वविद्यालय की एजुकेशन यही है जिस पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अभी एक विश्वविद्यालय की असलियत खुली। एक की खुली, बहुत की नहीं खुली। लेकिन जिसकी नहीं खुली इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे नहीं है। या वो इस लाइन पे नहीं है। एक सामान्य बच्चा क्या चाहेगा? जितनी आसानी से उसको डिग्री मिल जाए, वो भी इस दौर में, जिस दौर में बीए एमए करने के बाद उसका कोई भविष्य उसे दिखाई नहीं देता। रोजगार के तौर पर कोई भविष्य नहीं है, उसे लगता है जितनी आसानी से मिल जाए। ये जो सरकारी सिस्टम है जिसे लगातार समाज गलियाता है, इसी सरकारी सिस्टम पे भरोसा करके इसमें परीक्षाएं कराई जाती हैं अभी भी। ये कहा जाता है कि सरकारी परीक्षाएं क्यों होंगी? जब आपने सब संस्थान खड़े किए हैं तो उन पे भरोसा क्यों नहीं है? अभी तक भी भरोसा वही है। अभी भी वहां की एजुकेशन और इस एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। वहां अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको जाना भी होगा। बच्चे की आर्थिक स्थिति और बाकी सभी अलाउ कर ही नहीं रही है। तमाम सारे ऐसे भी हैं जो जाना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत आसान विकल्प है प्राइवेट विश्वविद्यालय। मैं प्राइवेट महाविद्यालय नहीं कह रहा हूँ सुमित जी, ये जानबूझ के बोल रहा हूँ। पूंजीवाद का एक सच है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। फिलहाल एजुकेशन का जो ये 20 साल पूरा लंबा दौर चल रहा है, अब आप मानिए दौर ये है कि ये जो प्राइवेट महाविद्यालय कुछ सामान्य लोगों ने खोल लिए हैं, ये लगभग धीरे-धीरे ये सब बंदी के कगार पर आने हैं। मैं सहमत हूँ। ये सब बच्चे प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के नियम मानने पड़ेंगे। उनके अपने नियम है, वहां पास होना, क्लास जाना कि नहीं जाना, कितने प्रतिशत मार्क्स आने, ये सब उस विश्वविद्यालय के मालिक के हाथ में है। अच्छा, विश्वविद्यालय का मालिक कल जूता बनाता था या वो परसों जो है चमड़े का काम करता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एजुकेशनिस्ट है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसका कोई लगाव नहीं है। सरकार भी लगातार कह रही है कि हर जिले में जो एक विश्वविद्यालय हो। ये आपसे बहुत सार्थक चर्चा रही सर, बहुत अच्छी चर्चा रही, और लगातार हम कोशिश करेंगे कि जो आपने सुझाव दिए उस पर हम आगे बात कर सकें। और चूंकि निजीकरण जो शिक्षा का है ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, उसके अपने अपने ढंग से लोग उसको व्याख्यायित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इस शानदार विषय पर चर्चा की। आपका बहुत धन्यवाद सुमित जी, मुझे इतनी शानदार जो है बातचीत में शामिल किया। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।